नमस्कार, स्वागत है आप सबका दृष्टि आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2024 में। स्टूडेंट्स, आज का यह सेशन हमारा दृष्टि आईएएस द्वारा चलाया जाने वाला मेंटरशिप प्रोग्राम का एक टेस्ट होगा। इस सेशन में हम आज 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसी टेस्ट का 50 क्वेश्चन इसके पहले वाले सेशन में हमने कवर करा दिया था, जो कि काफी इम्पोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस उसमें डाले गए थे। यदि आपने अभी तक उनको जो है नहीं देखा है तो चैनल विजिट करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप जो है उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को, एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं जो कि हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे, उनको समझेंगे और सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और सेशन को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो शुरू करते हैं सीधे प्रश्नों से। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न होगा वो होगा 51 क्वेश्चन से, ठीक, क्योंकि 50 क्वेश्चन तक हमने जो है उस अपने पिछले वाले सेशन में करा दिया था। तो ठीक, तो पहला क्वेश्चन आज का जो है हमारा 51 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो इसको शुरू करते हैं। फटाफट आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और सही उत्तर तक जो है वह पहुंचने की कोशिश कीजिए। काफी अच्छे से केयरफुली सुनिए और उसके बाद सही उत्तर तक आप भी पहुंचने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। तो आज का स्टूडेंट हमारा जो पहला प्रश्न है वह है मुस्क बुडजी। मुस्क क्या है स्टूडेंट? मुस्क बुडजी एक प्रकार का क्या है? खाद्यान्न है। क्या है? एक प्रकार का खाद्यान्न है जिसकी खेती कश्मीर हिमालय में की जाती है। विलुप्त हो गई इस किस्म को पुनर्जीवित किया गया है। यह किस खाद्यान्न से संबंधित है? तो स्टूडेंट, जो मुस्क बुडजी है, जो मुस्क बुडजी है, वह पूछ रहा है कि किस जो है वह खाद्यान्न फसल से संबंधित है। तो मुस्क बुडजी स्टूडेंट यह किससे संबंधित है? तो यह चावल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा, चावल से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, और बात करें यहाँ पे, देखिए क्या दिया गया है कि विलुप्त हो चुकी है। यह पद्धति जो क्या है, यह विलुप्त हो चुकी है। तो यह जो खेती है मुस्क बुडजी चावल की, यह विलुप्त क्यों हुई थी? तो आपको बता दें कि यह एक रोग से विलुप्त हुई थी और उस रोग का नाम क्या था? उस रोग का नाम था ब्लास्ट ब्लास्ट रोग। ठीक, ब्लास्ट रोग के कारण जो है वह यह विलुप्त हो चुकी थी, जिसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। ठीक, तो यह चावल से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया के दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में जो है वह किया गया? तो ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन की यदि हम बात करें तो वह किस जो है वह राज्य में किया गया? तो यह स्टूडेंट राजस्थान के पाली जिले के जो है वह जागरण गांव में किया गया है। कहाँ पे? पाली जिला। जिला भी याद रखिए, पाली जो है वह पाली जिले के जागरण गांव में। पाली जिले के जो है वह जागरण गांव में स्टूडेंट इसको जो है वह तो पाली जिले के जो है स्टूडेंट, काफी थिकनेस इसकी ज्यादा थी तो इसको हमने कम कर लिया। तो क्या थी? पाली पाली जिले में। ठीक, पाली जिले के जागरण गांव में जो है राजस्थान के पहला जो है स्टूडेंट ओम आकार के मंदिर का जो है वह उद्घाटन किया गया। और यह मंदिर जो निर्माण किया गया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह मंदिर जो है स्टूडेंट, यह नागर शैली में बना है। किसमें? नागर शैली में। ठीक, यह जो है वह नागर शैली में बनाया गया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय
राष्ट्रीय बागवानी मेल 2024 का आयोजन किस शहर में जो है वह किया गया। तो यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, तो राष्ट्रीय जो है वह बागवानी यहाँ पे मेला होगा। ठीक, इसको मिस प्रिंट यहाँ पे हुआ है, तो राष्ट्रीय बागवानी क्या होगा यहाँ पे, मेले मेले का 2024 का आयोजन जो है वह किस शहर में किया गया है। तो यह जो है स्टूडेंट, यह बेंगलुरु शहर में किया गया है। ठीक, तो बेंगलुरु शहर में राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन किया गया है। और राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो है वह बेंगलुरु में ही स्थित है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश द्वारा शीतकालीन पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 की जो है वह मेजबानी की गई। तो शीतकालीन पैरा ओलंपिक गेम 2024 की मेजबानी की यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो यह किस शहर में हुई थी। तो यह हुई थी इटली में। कहाँ पे हुई थी, इटली में। और जो ओलंपिक गेम था उसकी मेजबानी किसने किया था, तो उसकी मेजबानी स्टूडेंट फ्रांस ने किया था, फ्रांस के पेरिस में हुआ था। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो पैरा ओलंपिक जो था इटली जो है वह इटली में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व जल दिवस का फोकस बिंदु क्या था। संयुक्त राष्ट्र के विश्व जल दिवस के फोकस बिंदु की यदि हम बात करें, तो वह क्या था स्टूडेंट, तो वह था जो है वह परिवर्तन को गति देना, यह था। इसके अलावा वैश्विक जल संकट को संबोधित करना, यह भी था। जल संरक्षण प्रबंधन के महत्व पर जोर देना, यह भी था। तो इस आधार पर उपर्युक्त जो में से जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं वह सभी सही हैं। बात करें जल दिवस की, तो विश्व जल दिवस स्टूडेंट यह प्रत्येक वर्ष जो है वह 22 मार्च को जो है वह मनाया जाता है। ठीक, तो 22 मार्च को जो है वह प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है वह संयुक्त राष्ट्र के विश्व जल दिवस का जो फोकस बिंदु था वह उपर्युक्त में से जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं वही था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन करने की शक्ति किसके पास है। लोकसभा का ध्यान दीजिएगा क्या है यहाँ पे, विघटन। ठीक, तो लोकसभा का विघटन करने की शक्ति यदि बात करें तो किसके पास है, तो वह है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास कहाँ पे है स्टूडेंट, तो आर्टिकल जो हमारा है आर्टिकल 85 में आप लोग देखेंगे तो उसमें क्या लिखा गया है कि लोकसभा के विघटन की शक्ति या सत्रावसान या सत्र को आहूत करना, इस प्रकार की जो शक्तियां होंगी वह किस में निहित होंगी, तो वह जो है वह राष्ट्रपति में होंगी। यानी कि संसद के सत्र का आह्वान या सत्र का अवसान या जो है वह विघटन जो है वह किसके द्वारा किया जाएगा, तो वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा आर्टिकल 85 के तहत। और यदि आप यहाँ पे क्या दिया गया होता है, यहाँ पे दिया गया होता है स्थगन। ठीक, सत्रावसान और विघटन जो होता है स्टूडेंट वह कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जबकि स्थगन, लोकसभा का स्थगन जो है वह करता कौन है, तो वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, और विघटन जो है वह करेगा किसकी सलाह पर, तो मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेगा। ठीक, या कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती है जिससे वह विघटन कर सकता है। तो यह ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से यहाँ पे विघटन शब्द आया, इसको ध्यान में रखिएगा कि लोकसभा के विघटन से संबंधित प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है स्टूडेंट, जो विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित हैं, क्या है, जो विधेयक लोकसभा में पारित हो चुके हैं किंतु जो है वह राज्यसभा में लंबित हैं, वे लोकसभा का विघटन होने पर क्या हो जाएंगे, व्यपगत हो जाएंगे। व्यपगत से तात्पर्य यहाँ हमारा क्या है कि व्यपगत से तात्पर्य है कि वह समाप्त हो जाएंगे, वे सभी जो वो विधेयक होंगे वह समाप्त हो जाएंगे। तो यह बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, क्या है, पहला स्टेटमेंट जो है हमारा इस प्रश्न का करेक्ट है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। थोड़ा टेक्निकल एरर की वजह से स्टूडेंट जो मार्कर है वह काम नहीं कर रहा है, कुछ देर में करने लगेगा।
तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है कि जो विधेयक लोकसभा से जो है वह पारित हो चुका है किंतु राज्यसभा में लंबित है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में तो पारित हो चुका है परंतु राज्यसभा में लंबित है, वह जो है वह लोकसभा का विघटन होने पर व्यपगत हो जाता है। तो यह जो है स्टूडेंट हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है कि जो विधेयक राज्यसभा से शुरू होते हैं और राज्यसभा में ही लंबित हैं तथा लोकसभा द्वारा पारित नहीं किए गए हैं, वे विघटन पर जो है वह समाप्त हो जाएंगे। तो बिल्कुल गलत है, वह विघटन जब लोकसभा तक वो गए ही नहीं है तो उसके विघटन से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसमें पूछा गया कौन सा कथन जो है वह असत्य है, तो ऑप्शन बी हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ध्यान में रखिएगा इसको। इस प्रकार के बहुत सारे जो है वह ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद के कार्य दिवस में कौन सा समय प्रश्न काल का होता है। तो संसद के कार्य दिवस में स्टूडेंट कौन सा समय प्रश्न काल का होता है, तो 11 से 12 बजे तक का जो समय होता है 1 घंटे का, वह प्रश्न काल का समय होता है, जिसमें जो है वह कोई सत्ता पक्ष का सदस्य या विपक्ष का सदस्य दोनों स्टूडेंट मंत्रियों से या किसी जो है वह व्यक्ति से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्थगन प्रस्ताव। देखिए अभी हमने आपको स्थगन प्रस्ताव के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था, तो स्थगन प्रस्ताव यहाँ पे आ गया। तो स्थगन प्रस्ताव जो है एडजॉर्नमेंट इसको बोला जाता है। तो स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि इसमें संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित मामलों को जो है वह उठाया जा सकता है। ठीक, इसमें जो है वह संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित जो है वह मामलों को उठाया जा सकता है। तो यह जो स्टेटमेंट है हमारा यह गलत है। स्थगन प्रस्ताव में क्या होता है स्टूडेंट, स्थगन प्रस्ताव में जो है वह सिर्फ एक ही मुद्दे को जो है वो उठाया जाता है और एक से अधिक कुछ मुद्दे जो है वह नहीं उठाए जा सकते। और इसमें एक और शर्त होती है कि इसके माध्यम से किसी तात्कालिक या कोई महत्वपूर्ण घटना जो है वह हो गई है और उसको जो है वह चर्चा में लाना आवश्यक हो जाता है, उसी को इसमें उठाया जाता है। जबकि कोई साधारण विषय अगर हो तो उसको जो है वह नहीं उठाया जाता। तो यह पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसे सिर्फ एक ही मुद्दे उठाए जा सकते हैं, इसमें जो है वह एक समय में एक ही मुद्दे उठाए जा सकते हैं। तो यह जो है स्टेटमेंट हमारा यह करेक्ट है। और इसमें पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी चरण में सभी उपबंधों पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाता है। तो किस चरण में जो है वह, ध्यान रखिए कि जब कोई विधेयक संसद के समक्ष पेश किया जाता है तो वह कुछ चरणों में जो है वह अ, कुछ चरण से होकर उसको गुजरना पड़ता है। ठीक, तो उन चरणों में सामान्यतः 3 चरण होते हैं, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसमें पीछा पूछा गया है कि किस चरण में जो है वह विस्तृत विचार विमर्श होता है। तो यदि बात करें तो द्वितीय जो चरण होता है हमारा, द्वितीय चरण में जो है वह उस पर साधारण बहस की जाती है, यानी कि उस पर विस्तृत जो है सदन में चर्चा किसी विधेयक पर की जाती है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यदि बात करें प्रथम चरण की, तो इसमें जो है वह सिर्फ विधेयक के संबंध में प्रस्ताव रखा जाता है, विधेयक की जो कॉपियां होती है वह सदस्यों में बांटी जाती है, यही सिर्फ होता है। और दूसरे चरण में जो होता है स्टूडेंट काफी विस्तृत रूप से उस पर चर्चा की जाती है। और जो तृतीय वाचन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ उस विधेयक को पारित किया जाए या न किया जाए उससे संबंधित जो है वह मतदान किए जाते हैं। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चरण में जो है वह विधेयक के अंतर्गत कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो अभी हमने आपको बताया कि जो तृतीय वाचन का चरण होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ मतदान किया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार
की चर्चा नहीं की जाती कि जो विधेयक है वह कैसा है या कैसा नहीं है। यह सारी प्रक्रिया जो है वह द्वितीय चरण में ही पूरी कर ली जाती है। तो तृतीय चरण में केवल और केवल मतदान होता है, इसमें संशोधन नहीं होता है। द्वितीय चरण में सिर्फ तृतीय चरण में यही होगा, या हाँ या ना, या तो फिर यदि संविधान संशोधन या धन विधेयक नहीं है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान। ठीक, तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या। तो लोक लेखा जो समिति होती है स्टूडेंट, उसमें कुल सदस्यों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? तो वह 22 होती है। कितनी? 22 सदस्य इसमें नहीं, इसे 22 सदस्य से ज्यादा नहीं हो सकते, जिसमें से 15 सदस्य जो होंगे स्टूडेंट वह किससे होंगे? लोकसभा से, जबकि 7 सदस्य जो होंगे वह राज्यसभा से चुने जाएंगे। ठीक, और इनकी अवधि जो होती है, कार्य अवधि जो सदस्यता की होती है वह 1 वर्ष से अधिक नहीं होती है। ठीक, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, मंत्रि परिषद का सदस्य लोक लेखा समिति का सदस्य होता है। बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। कोई भी समिति होगा स्टूडेंट, स्टैंडिंग कमेटी, अस्थाई समिति, ठीक, कोई भी जो समिति होगी उसमें कोई भी मंत्रि परिषद का व्यक्ति उसमें नहीं आ पाएगा। यदि उसे किसी समिति का हिस्सा बनना है तो उसे अपने मंत्री पद से जो है वह त्याग पत्र देना होगा। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा दूसरा, सॉरी, जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि सदस्यों की सदस्यता की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो अभी हमने देखा कि 1 वर्ष सिर्फ होती है। ठीक, तो ऑप्शन एक जो स्टेटमेंट दूसरा है हमारा वह भी गलत होगा। तो पूछा क्या है, कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिएगा, यह वाला स्टेटमेंट आप अच्छे से पढ़िएगा कि इसमें जो तैयार रहता है कि असत्य है या सत्य है या हाँ या नहीं, तो इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है। तो इस सब की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कीजिएगा। तो असत्य है पूछा गया है, तो दोनों क्वेश्चन हमारे जो दोनों हमारे स्टेटमेंट है वह असत्य है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस समिति को जो है वह अस्थाई मितव्ययिता समिति कहा जाता है? तो अस्थाई मितव्ययिता समिति की बात करें तो वह किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है प्राक्कलन समिति को। एस्टीमेट जो समिति होती है, प्राक्कलन समिति, उसको अस्थाई मितव्ययिता समिति कहा जाता है। ठीक, और इस समिति की यदि हम बात करें तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और यह सभी सदस्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं। यदि पूछे आपसे कि क्यों लोकसभा से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा यह धन से संबंधित मामला है, यानी कि जो धन आवंटन हो रहा है विभिन्न मंत्रालयों को उससे संबंधित है, उस पर यह विचार विमर्श करता है कि किसको कितना जो है वह धन दिया जाए ताकि जो है वह कम पैसे में उत्तम कार्य हो सके। और यह जो संबंधित विषय है इस पर लोकसभा का विशेषाधिकार है, धन से संबंधित विषयों पर। तो इसलिए जो है इसमें सभी सदस्य जो होंगे 30 के 30 सदस्य वह किससे होंगे? वह लोकसभा से होंगे। ठीक, 30 सदस्य जो होंगे वह किससे होंगे? लोकसभा से, निचली सदन से होंगे। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि लोक उपक्रम समिति, ठीक, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति में राज्यसभा के जो है वह सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोक उपक्रम समिति जो है स्टूडेंट, इसमें राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 7 होती है। जितना लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं उतना ही इसमें होते हैं 22 सदस्य, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के। बात करें यदि लोक उपक्रम समिति की स्टूडेंट, तो इसका गठन जो है पहली बार जो है वह कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर, किसके सुझाव पर? कृष्ण मेनन समिति, इस समिति की सुझाव पर स्टूडेंट 1964 में जो है वह इसका गठन सबसे पहले किया गया था। ठीक, और इसमें 22 सदस्य होते हैं और 15 जो होते हैं इसमें लोकसभा से और 7 जो है इसमें राज्यसभा से होते हैं।
ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट है, 7 सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति इनमें से किन मामलों में जो है वह जांच का अधिकार नहीं रखती है। ठीक, क्या देखना है, जांच का अधिकार नहीं रखती है। ठीक, तो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऐसी सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना जिनके जो है वह लेखा कंपनी अधिनियम के अनुसार सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक, सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, तो इसका जो है वह यह जो है अधिकार यह इस समिति के अंतर्गत ही आता है। ठीक, नेक्स्ट है लोक उपक्रमों के संबंध में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना, महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जो है वह जांच करना। यह भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट दिख रहा है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा इस प्रश्न में ही मिस्टेक है स्टूडेंट, पढ़ने पे समझ में आ जा रहा है आसानी से कि यहाँ पे जो लिखा है कि लोक लेखा समिति, क्या लिखा है, लोक लेखा समिति। यह लोक लेखा समिति के बारे में प्रश्न ही नहीं है स्टूडेंट। आप जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसमें भी हम देख रहे हैं, तो उसमें जो है वह यह साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है कि यह लोक उपक्रम समिति के संबंध में प्रश्न है। किसके, लोक उपक्रम, यानी कि पब्लिक जो है वह अंडरटेकिंग जो कमेटी होती है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने देखा था ये वाला लोक उपक्रम, तो इसी संबंध से संबंधित प्रश्न है। तो आप ध्यान रखिएगा कि यह लोक उपक्रम समिति जो है वह किस मामलों की जांच का अधिकार नहीं रखती है। ठीक, तो उसको ध्यान में रख के रखिएगा, यह जो है हमारा गलत है। तो लोक उपक्रम समिति के संबंध में प्रश्न है, तो यह जो है वह सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच कर सकता है। इसके अलावा लेखा उपक्रमों के संबंध में जो है यदि कोई से नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आती है तो उसकी जांच कर सकता है। इसके अलावा ऐसे कोई भी अन्य विषय जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे गए हों, तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि लोक उपक्रम के संबंध में सरकार की नीति का मूल्यांकन जो है वह नहीं कर सकती। तो लोक उपक्रम के संबंध में सरकार यदि कोई नीति बनाती है तो समिति का तो यही कार्य होता है कि उस नीति का मूल्यांकन करे, उसमें संशोधन का जो है वह प्रस्ताव करे। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि अधिकार नहीं है जो है, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत होगा और इस आधार पर जो है वह ऑप्शन जो है हमारा डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है गैर सरकारी विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी यानी कि जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि सदन में गैर सरकारी विधेयक को पेश करने से पहले 15 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है। गलत स्टेटमेंट है, 1 महीने पहले देना होता है। कितने, 1 मंथ पहले जो है वह नोटिस देना जरूरी होता है। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि गैर सरकारी विधेयक विपक्षी दलों द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना करने के उद्देश्य से पेश किए जाते हैं। यह भी जो है स्टेटमेंट हमें जो गैर सरकारी या प्राइवेट जो है विपक्षी दलों द्वारा जो है सरकार की आलोचना के उद्देश्य से पेश किए जाते हैं, तो यह स्टेटमेंट एक तरीके से सही है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि गैर सरकारी विधेयक जो होंगे वह जो है वह सत्ता पक्ष के व्यक्ति के द्वारा भी, सदस्य के द्वारा भी पेश किए जा सकते हैं। यदि वह मंत्री नहीं है तो उसको भी प्राइवेट मेंबर बिल ही कहा जाएगा। यदि मान लीजिए कि एनडीए की सरकार है और एनडीए का ही कोई सदस्य कोई बिल पेश करता है जो कि मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं है, तो उसे भी प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है वह यह स्टेटमेंट हमारा हालांकि दूसरा सही है, तो ऑप्शन जो है वह बी करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा प्राइवेट मेंबर बिल स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार
शुक्रवार को ही सदन के समक्ष रखे जा सकते हैं। तो इसको भी एक एडिशनल जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, पहला स्टेटमेंट है धन विधेयक में किसी कर को कम करने या घटाने के लिए संशोधन किया जाना हो तो ऐसे मामलों में राष्ट्रपति के सिफारिश की जो है वह जरूरत होती है, राष्ट्रपति की सिफारिश। तो सबसे पहले आप कंफर्म कीजिए कि धन विधेयक है क्या, और इसके लिए यदि इस प्रकार का प्रश्न आए स्टूडेंट तो सबसे पहले इंग्लिश वर्जन देखना चाहिए, काफी कंफ्यूजिंग होता है। ठीक, तो इंग्लिश वर्जन यदि हम देखें इसका सबसे पहले, तो इंग्लिश वर्जन क्या दिया गया है इसमें कि इफ अमेंडमेंट इज टू बी मेड टू रिड्यूस आवर रिमूव एनी टैक्स देन इज सच अ केस रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। तो इसमें जो है वह तो इस संबंध में धन विधेयक जो है वह क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन में धन विधेयक का कोई सही मतलब तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यदि इस धन विधेयक को जो है वह बात करें हम, यहाँ पे दिया गया है धन विधेयक, तो धन विधेयक की यदि सिर्फ बात करता है स्टूडेंट यह स्टेटमेंट, तो राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत अवश्य थी। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि किसी कर को कम करना हो या तो कर को जो है वह हटाना हो, कर को कम करना हो या कर को हटाना हो, तो इस संबंध में क्या है कि राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत होती है, तो बिल्कुल गलत है। यदि जो है वह धन विधेयक होता सिर्फ, तो उस संबंध में जो है वह राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती, क्योंकि उसमें जो है कर बढ़ाया भी जा सकता था, तो उस संबंध में राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती। तो इसमें काफी देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है कि किसी कर को कम करना या हटाना, तो उसके लिए कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन जो है हमारा स्टेटमेंट पहला है वह गलत हो जाता है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि सभी विधेयक जो है वो सरकारी विधेयक होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी जो है वह धन विधेयक जो होगा वह किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है इसमें से किस अनुदान का संबंध वर्तमान वित्त वर्ष से संबंधित किसी मद या सेवा से नहीं होता, परंतु इसका संबंध भविष्यगामी योजनाओं को जो है वह रेखांकित करता है। तो ऐसा कौन सा अनुदान है कि जो कि क्या करता है कि वर्तमान वित्त वर्ष से संबंधित किसी मद या सेवा से नहीं है, परंतु इसका संबंध भविष्यगामी योजनाओं से होता है। तो भविष्यगामी योजनाओं से संबंधित करने वाला जो अनुदान होता है, ग्रांट होता है स्टूडेंट, वह क्या होता है, वह उसको क्या बोला जाता है, अपवादानुदान। अपवादानुदान जो होता है वह भविष्य की योजनाओं से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है विशेषाधिकार प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशेषाधिकार प्रस्ताव, तो पहला स्टेटमेंट है यह प्रस्ताव मंत्री द्वारा किसी विशेष विधेयक के संदर्भ में जो है वह लाया जाता है, किसी मंत्री द्वारा जो है विशेष विधेयक के संदर्भ में लाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट हमारा गलत दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि जो ये पूछ रहा है कि प्रस्ताव जो है मंत्री द्वारा किसी विशेष विधेयक के संदर्भ में लाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। यदि बात करें विशेषाधिकार प्रस्ताव की, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव जो है वो विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा सदन में तब प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री या मंत्रियों ने जो है वह संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार जो है उनका उल्लंघन किया हो। ठीक, तो इस प्रकार जो है वह विशेषाधिकार प्रस्ताव लाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो है हमारा स्टेटमेंट जो पहला है वह गलत है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि यह है कि यह प्रस्ताव सर्वप्रथम लोकसभा में जो है वह लाया जाता है। तो बात करें यदि विशेषाधिकार प्रस्ताव की, तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में यह लाया जा सकता है। तो यह भी स्टेटमेंट जो है हमारा
गलत हो जाता है। विशेषाधिकार किसी भी, क्योंकि सदस्य हैं दोनों सदन के सदस्यों को जो है वह विशेषाधिकार दिया गया है, तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अवसरों पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को जो है वह संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं? पहला स्टेटमेंट है, लोकसभा के चुनाव के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत पर। सही है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत के अवसर पर, तो यह भी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? तो भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इस संबंध में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है स्टूडेंट? तो यह जो है वह चर्चा की गई है आर्टिकल 124 में। 124 जो है स्टूडेंट, यह भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में जो है वह स्थापना पर बल देता है। ठीक, तो इस प्रकार जो है इस प्रश्न का हमारा जो ऑप्शन होगा वह बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायालयों की भाषा का वर्णन है? तो न्यायालय की भाषा की यदि हम बात करें तो वह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह जो है स्टूडेंट वह 348 में वर्णित है। ठीक, तो 348 जो है वह सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा या भाषाओं से संबंधित प्रावधान को जो है वह बताता है। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को कौन सी अर्हताएं पूरी करनी होती हैं? तो देखते हैं, वह किसी उच्च न्यायालय या एकाधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। लगातार क्या रहा? 10 वर्षों तक न्यायाधीश, तो गलत है। यदि उतने वर्षों तक उसने किया हो, वकालत के रूप में जो है वह प्रैक्टिस की हो। दूसरा स्टेटमेंट है कि वह राष्ट्रपति की राय में परंपरागत जो है पारंगत जो है वह विधि वेत्ता हो। तो पारंगत विधि वेत्ता हो तो वह भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो है हमारा केवल बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति न्यूनतम 60 वर्ष की जाती है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी, नियुक्ति के लिए उसकी आयु जो होगी कितनी होगी? न्यूनतम 60 वर्ष की होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। ठीक, ऐसा कोई स्पष्ट जो है संविधान में प्रावधान नहीं दिया गया, लेकिन साधारणतः एक जो है वह चलन के अनुसार जो है वह कि 55 वर्ष की आयु के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक, तो ऐसा कोई जो है वह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो आप स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक जो है अपना पद धारण करते हैं। तो 65 वर्ष की आयु तक जो है वह पद धारण करते हैं। तो इस संबंध में स्टेटमेंट हमारा दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के को सेवानिवृत्ति के बाद अपने अंतिम माह के वेतन का 50% जो है पेंशन राशि के तौर पर मिलता है। पेंशन राशि के तौर पर मिलता है, तो करेक्ट है। दूसरा है, वित्तीय आपात की उद्घोषणा लागू हो तो भी उनके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है। गलत स्टेटमेंट है, कटौती की जा सकती है स्टूडेंट। अगर 360 के तहत यदि वित्तीय आपातकाल लागू है तो उस संबंध में जो है वह न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में भी कटौती की जा सकती है। तो ऑप्शन जो है हमारा इस प्रश्न का सही होगा वह होगा ऑप्शन बी, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वह तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में चर्चा की है? ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यह जो पूरा का पूरा जो हमारा सेशन चल रहा है इस टेस्ट सीरीज का, इसके पहले वाला भी सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी पॉलिटी को एक जो है वह टेस्ट में कवर किया गया है। पूरे चैप्टर, हर एक चैप्टर को काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है इस टेस्ट को। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको और अच्छे से इसको जो है वह रिवाइज कीजिएगा। तो प्रश्न क्या था कि संविधान के किस अनुच्छेद में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में चर्चा है? तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की बात यदि हम करें तो वह जो है वह आर्टिकल 127 में किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश यदि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की भूमिका निभाता है तो वह न्यायाधीशों को मिलने वाले सभी अधिकार और विशेषाधिकार का जो होगा क्या होगा, हकदार होगा। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश के वेतन और भत्ते वही होंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के होंगे। तो बिल्कुल गलत है यह। ठीक, तो ऑप्शन जो है इस प्रश्न का केवल एक सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक से अधिक स्थानों पर बैठक जो है वह कर सकता है? यानी कि एक से अधिक स्थानों पर बैठक कर सकता है। तो वह क्या है? तो वह है आर्टिकल 130। तो यह विशेषाधिकार जो है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश को दिया गया है और वह राष्ट्रपति के परामर्श से, ध्यान रखिएगा, परामर्श से न्यायालय को किसी दिल्ली या उस किसी अन्य स्थान पर जो है वह बैठक की जो है वह स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति जो है वह किसमें निहित है? तो वह किसमें है स्टूडेंट? न्यायाधीशों की संख्या की जो है वृद्धि में तो वह संसद के पास। संसद जो है स्टूडेंट समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करता रहता है। ठीक, यदि बात करें हम संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय जो है वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या थी वह 7 थी। ठीक, और वर्तमान में जो है वह लगभग 31 के से ज्यादा ही हो चुकी है। आई थिंक, जितना हमें ध्यान है इस समय, कि 31 से ज्यादा जो है वह इस समय संख्या है। और यह चर्चा आर्टिकल 124 ए में की गई है। 124 क्या कहता है कि भारत में एक जो है क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक, एक क्या होगा, 124 भारत में जो है वह एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। और 124 का जो सब क्लाज एक है वह कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी न्यायाधीश और संसद जो निर्धारित करेंगी उस संख्या में नियुक्त किए गए न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। ठीक, तो संसद जो है वह इस संबंध में शक्ति प्राप्त है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी अधिकारिता जो है प्रदान की गई? तो सलाहकारी अधिकारिता जो है वह 143 में प्रदान की गई। स्टूडेंट 143 में जो है वह सलाहकारी अधिकारिता प्रदान की गई। ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा? अभिलेख न्यायालय की यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो अभिलेख न्यायालय बताता है कि यदि उसने कोई निर्णय दे दिया तो उसके निर्णय को जो है वह संजो कर रखा जाएगा और अन्य मामलों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, निचली अदालतें उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती हैं जबकि सर्वोच्च न्यायालय उसमें परिवर्तन कर सकता है। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा डी करेक्ट होगा। 129 जो है वह सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर मत देने का जो है वह अधिकार प्रदान किया गया है? तो मत देने का अधिकार की यदि हम बात करें तो मत देने का अधिकार स्टूडेंट भारतीय संविधान में आर्टिकल 326 यानी कि 326 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अतिरिक्त न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? अतिरिक्त
न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। तो अतिरिक्त न्यायाधीश के प्रावधान की यदि हम बात करें तो वह जो है वह आर्टिकल 224 में, आर्टिकल 224 में जो है स्टूडेंट अतिरिक्त न्यायाधीश के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कार्यवाहक न्यायाधीश के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ऐसी नियुक्तियां अधिकतम 3 वर्षों के लिए जो है वह हो सकती हैं। कोई कार्यवाहकों की नियुक्ति होगी वह अधिकतम 3 वर्ष के लिए जो है वह हो सकती है। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है कि अधिकतम 3 वर्ष के लिए हो सकती है, यह जो है क्या है, यह गलत है। इसकी नियुक्ति जो क्या होगी, अधिकतम 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए सिर्फ हो सकती है। ठीक, और नेक्स्ट है कि किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के बाद कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति पर जो है वह नहीं रह सकता है। तो 62 वर्ष की आयु के बाद जो है वह ऐसी नियुक्ति पर नहीं रह सकता है। तो यह दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो है वह बी करेक्ट हो जाता है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक वकील रहा व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। यह भी करेक्ट है। प्रश्न पूछा गया है कि कथन असत्य है, तो दोनों कथन असत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता जो है वह प्राप्त है। तो आर्टिकल 226 के अनुसार जो है वह उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को रिट जारी करने की अधिकारिता मिली हुई है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका में जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जनहित याचिका में स्टूडेंट पीएन भगवती जो थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पीआईएल के विकास में। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा एक करेक्ट है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह की जाती है। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की यदि हम बात करें तो यह नियुक्ति स्टूडेंट राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट है। और राज्यपाल के द्वारा यह नियुक्ति स्टूडेंट उस राज्य के हाई कोर्ट की सलाह पर की जाती है। ठीक, हाई कोर्ट के सलाह पर की जाती है। लेकिन हालांकि राज्यपाल के लिए यह सलाह मानना जो है वह अनिवार्य नहीं है, पर नहीं मानने की दशा के लिए जो है वह वो ठोस कोई पर्याप्त कारण बताना होगा। ठीक, तो ऑप्शन जो इस प्रश्न का है बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, जिला न्यायाधीश पद पर नियुक्ति राज्यपाल द्वारा लोक सेवा आयोग की सलाह पर किया जाता है। जिला न्यायाधीश पद पर नियुक्ति राज्यपाल द्वारा लोक सेवा आयोग की सलाह पर किया जाता है। तो यह जो है स्टेटमेंट हमारा गलत है, उच्च न्यायालय की सलाह पर किया जाता है। अगला है, जिला न्यायाधीश से नीचे के पद पर नियुक्ति राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय दोनों की सलाह के आधार पर किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है, अध्यक्ष पद पर वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो किसी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वह न्यायाधीश रहा हो, जो न्यायाधीश जो है वह रहा हो। तो यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, जो कम से कम 2 वर्ष तक केंद्र सरकार के सचिव के पद पर जो है वह रहा हो। कम से कम क्या रहा हो, 2 वर्ष तक केंद्र सरकार के सचिव के पद पर। तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है कि ग्राम न्यायालय सिविल तथा आपराधिक दोनों मामले देखता है। जो ग्राम न्यायालय होगा वह सिविल तथा आपराधिक जो होगा वह दोनों मामले देखता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, साधारणतः वह ऐसे आपराधिक मामले जो है वह देखता है जिसमें 2 वर्ष की अधिकतम सजा का जो है वह प्रावधान होता है। तो यदि बात करें तो
इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन के दोनों स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट वह करेक्ट हैं। तो इस आधार पर हमारा सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अनुच्छेद 371 का राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान का प्रश्न है स्टूडेंट। तो 371 क की यदि हम बात करें तो यह जो है वह नागालैंड से संबंधित है, नागालैंड से संबंधित है। 371 च की बात करें स्टूडेंट तो यह सिक्किम से संबंधित है। 371 छ की बात करें तो मिजोरम से संबंधित है। और 371 झ की बात करें तो यह जो है वह गोवा से संबंधित है। इस आधार पर देखें तो हमारा सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के विषय में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में जो है वह किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के संबंध में यदि हम बात करते हैं तो वह जो है वह 371 ज में 371 ज में किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है राज्यों का अस्तित्व संसद की इच्छा पर टिका होता है। राज्यों का अस्तित्व जो है वह संसद की इच्छा पर जो है वह टिका होता है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है आर्टिकल 3 को यदि हम पढ़ते हैं। अगला है कि राज्यों की सीमा को बदलने या उनके नाम बदलने के संसद विशेष बहुमत की जरूरत होती है। तो यह जो है स्टेटमेंट हमारा गलत है, साधारण बहुमत से ही पारित कर देता है। ठीक, ऑप्शन इस प्रश्न का जो हमारा सही होगा वह ए होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी संविधान संशोधन के माध्यम से, किस संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को पूर्ण राज्य का जो है वह दर्जा दिया गया था। पूर्ण राज्य का जो है वह दर्जा दिया गया था। तो वह जो था स्टूडेंट वह था 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1975 में किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नए राज्य के निर्माण अथवा सीमाओं परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर राय प्रदान करने के लिए राज्य विधानमंडल को दी गई जाने वाली समय सीमा का निर्धारण किसके द्वारा जो है वह किया जाता है। तो समय सीमा का निर्धारण बताएं तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन एक हमारा ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों के संबंध में, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अन्य देशीय शक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह नहीं है। अन्य देशीय शक्ति को देशीय व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो इस प्रश्न की यदि हम देखते हैं तो इसमें कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं और कुछ ऐसी अधिकार हैं जिसमें विदेशी व्यक्तियों को भी जो है वह उनका लाभ मिलता है। तो उनमें से एक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, तो यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है अन्य देशीय व्यक्ति वे व्यक्ति हैं जो नागरिकता संबंधी दस्तावेज के अभाव में राज्य विहीन घोषित कर दिए गए हैं। तो इस स्टेटमेंट को यदि देखते हैं तो यह स्टेटमेंट करेक्ट दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है भारत के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया है कि किसी विधिक व्यक्ति को मूल अधिकार जो है वह नहीं दिए जा सकते। किसी विधिक व्यक्ति को जो है का क्या होगा, मूल अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। तो करेक्ट है। अगला है भारत में सिर्फ विधिक व्यक्तियों को नागरिकता दी जाती है, प्राकृतिक व्यक्तियों को नहीं। तो गलत है। तो ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ए हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 307 के अंतर्गत कितने तरीके बताए गए हैं जिनके आधार पर कोई व्यक्ति जो है वह नागरिकता
प्राप्त कर सकता है। तो 5 तरीके बताया गया है स्टूडेंट, ठीक। तो कौन कौन से हैं? जन्म से नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो है वह नागरिकता, और इसके अलावा नेचुरलाइजेशन के माध्यम से जो है वह नागरिकता, और इसके अलावा यदि किसी विदेशी राज्य को भारत में सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसके जो नागरिक होंगे, उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, वह जो है वह अ, भारत के नागरिक में शामिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो है इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। तो आशा करता हूँ सेशन काफी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो जो है वह वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। यह इंटरेस्टिंग जो हमारी सीरीज है वह लगातार चलती रहेगी, इसलिए हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।